जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से हैं? तो सबसे पहले छोटी छोटी खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो इंडिया ने अमेरिका के साथ गैस का एक नया एग्रीमेंट कर लिया है और अब इंडिया अपना 10% गैस का जो कोटा है वो अमेरिका से इंपोर्ट किया करेगा और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात के दरमियान। इससे पहले जो ज्यादातर ऑयल और गैस थी वो इंडिया रशिया से खरीदता था, लेकिन जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया और उसके साथ साथ पाबंदियां मजीद बढ़ाता चला गया तो अब इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो बो डाउन हो गया और उसने अपना जो गर्दन है वो अमेरिका के घुटने के नीचे दे दी है। तो अब सबसे पहला एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10% का और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके तहत अब 2.2 मिलियन टन एलपीजी जो है वो अमेरिका से दरामद की जाएगी इंडिया के लिए। और उसके साथ ही जो इंडिया की दो बड़ी कंपनीज हैं जो गैस और ऑयल के अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने रशिया के साथ अपने एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। जो सबसे बड़ी कंपनी है इसको कहते हैं HPCL और ये मित्तल एनर्जी है और इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था मॉस्को के साथ, उसे इसने कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है जो जाहिर है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी, उसने भी ऑलमोस्ट अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मनसूख कर दिए हैं। तो रशिया के साथ इंडिया के तल्लुकात अब तकरीबन खात्मे की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका जाहिर है जो इस वक्त मजबूरी है इंडिया की, तो उस साइड पे इंडिया ने अब मूव करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जिसका फार्मूला था वो कामयाब हो गया और मोदी साहब बुरी तरह इस वक्त मसाइल का शिकार है। और जो इंडियन कंपनीज हैं सबका ये कहना है कि अगर इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होते तो ये आने वाले दिनों में इंडिया की जो मैशियत है, जो इंडिया की इकॉनमी है, उसके लिए बहुत ही खौफनाक होंगे। इसके साथ 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 दुबई में एयर शो हो रहा है, एयर शो 2025, और वहां पे तेजस जो जहाज है इंडिया का, जो खुद इंडिया बना रहा है, वो लीक हो गया। लीक इस तरह हुआ है कि अभी उसने उड़ना शुरू नहीं किया था तो उससे पहले ही उसका जो फ्यूल टैंक है उसमें से तेल ने रिसना शुरू कर दिया और जब रिस रहा था तो उसे रोकने के लिए शॉपिंग जो बैग्स होते हैं वो जो सुराख थे उनके अंदर जो वहां पे लोग काम कर रहे थे उन्होंने उसके अंदर डालने शुरू कर दिए। तो शॉपिंग बैग्स के जरिए उसका जो निकलता हुआ तेल था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। और ये एक वो जहाज है जो इन्होंने जंग के लिए बनाया हुआ है। तो जंग के लिए इंडिया एक जहाज बना रहा है और उसका ख्याल ये है कि ये दुनिया के जो बड़े बड़े जहाज हैं उनका मुकाबला कर सकेगा टीचर्स LCA। और उसका जो आयल है वो खड़े खड़े जो है लीक करना शुरू हो गया और ये दुनिया का शायद पहला एक ऐसा जहाज होगा जो जंगी जहाज भी जिसको कहा जाता है और साथ साथ उसका आयल भी लीक कर रहा है। तो ये एक बड़ी बदनामी का बाइस बन गया है दुबई एयर शो के अंदर जहां पे इंडिया ने अपना जहाज पेश कर दिया था। एक और जो खबर है वो एहसानुल्लाह नाम का एक दहशतगर्द है जिसे पाकिस्तानी इदारों ने गिरफ्तार कर लिया और उसका एक एतराफी बयान इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रहा है। उसने बताया कि मेरा नाम एहसानुल्लाह है और मेरे वालिद का नाम अब्दुल हनान है और मैं मसूद कौम का रहने वाला हूँ। साथ उसने बताया कि कुछ कमांडर्स हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और ये कमांडर तालिबान कमांडर, जिसमें उसने नाम लिया कमांडर बदरी का नाम लिया, फिर कमांडर मुश्ताक का नाम लिया, फिर कमांडर ग्रेनेड का नाम लिया, फिर कमांडर इस्लामुद्दीन का नाम लिया। और उसका ये कहना है कि ये सब लोग जो है मुझसे सहूलतकारी करवा रहे थे, मैं इनका सहूलतकार था और 3 साल उसने कहा जी मैं इनकी सहूलतकारी करता रहा। फिर उसने कहा जी इनके कहने पे मैंने बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर हमला किया, पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर हमला किया, फिर मैंने पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमला करवाया और उसके अंदर मैं जिम्मेदार था। फिर उसने कहा कि ये सब लोग हम नौजवानों की जहन साजी कर रहे हैं और ये हमारे साथ बदअखलाकी भी करते हैं और इसके साथ साथ बदकारी पे ऊपर मजबूर भी करते हैं। साथ उसने ये बताया कि जी हमें ये बताया गया था कि पाक फौज काफिर है और ये जब हम पाकिस्तान आए और यहाँ पे हमने अफवाज पाकिस्तान को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा और कलमा पढ़ते देखा तो हमें महसूस हुआ ये तो हकीकी मुसलमान, ये तो काफिर है ही नहीं। और उसके बाद फिर उसे यह भी बताया कि मुझे नमाज नहीं आती थी, मुझे कलमा नहीं आता था, तो जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कलमा सीखा है और यहीं पे मैंने नमाज पढ़नी सीखी है। और साथ उसने जो बड़े होलनाक किस्म के जो वहाँ पे होने वाले तजर्बात हैं अफगानिस्तान के अंदर वो जब उसने बताए तो उसने पाकिस्तानियों की भी आंखें खोल दी हैं और साथ साथ उन लोगों की आंखें भी खोल दी हैं जो तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ा इस्लामी जो देवता देख रहे हैं, जो या सलाउद्दीन यूबी साहब को देख रहे हैं उनके अंदर। तो ये जो एक मिथ है कि तालिबान जो है वो बड़े मुसलमान है, मेरा ख्याल है अगर इस टाइप की वीडियोस आ गई तो वो भी सबके सामने आ जाएगा कि कितने बड़े मुसलमान हैं, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, हकाइक कंप्लीटली इस सबसे मुख्तलिफ हैं। इसके साथ साथ एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने जब तक तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के साथ समझौता नहीं किया जाता और ये गारंटी नहीं दी जाती कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नहीं होगी, उस वक्त तक पाकिस्तान ने तमाम तजारती रास्ते जो हैं वो बंद रखने का फैसला कर लिया है। और ये जो इंफॉर्मेशन है और ये जो फैसला है इससे मुतला कर दिया गया अफगान गवर्नमेंट को कि जनाब उस वक्त तक हमारे रास्ते नहीं खुलेंगे जब तक आप ये वादा नहीं करते, जब तक आप एक तहरीरी मुआहदा नहीं करते कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उस वक्त तक आप तजारत जो है उसको भूल जाएं। और इसके साथ साथ ही अफगान ट्राउजर ट्रेड जो है सारे अफगानिस्तान के पास पाकिस्तान के अलावा, कराची के अलावा और गवादर के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके जरिए वो अपनी ट्रेड जो है वो जारी रख सके दुनिया के साथ, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री है और इस कंट्री के अंदर जाहिर है कोई और समुद्री रास्ता है नहीं कि जिसके जरिए ये बाहर से अपना सामान मंगवा सकें। ईरान करीब तरीन पड़ता है, लेकिन जो ईरान की बंदरगाह है बंदर अब्बास, उसे काबुल तक पहुंचने के लिए 1400-1500 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, जो बहुत ज्यादा है और वो अफगान ताजर जो है उनके लिए इतना पैसा अफोर्ड करना या इतना किराया अफोर्ड करना मुमकिन नहीं है।
तो पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चाइना से नहीं आ सकता, वाखान कॉरिडोर जो तकरीबन बंद है, और अगर खोल भी लिया जाए उसको तो तब भी चाइना से जो सामान काबुल पहुंचेगा उसका फ्यूल का खर्चा बहुत ज्यादा होगा। ताजिकिस्तान से कुछ नहीं हो सकता, उज्बेकिस्तान से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद लैंडलॉक्ड कंट्री है और वो सिर्फ रशिया से सामान वहां आ सकता है, और रशिया के ऊपर ज़ाहिर है ग्लोबल पाबंदी है। रशिया के पास खुद अपना सामान इस वक्त नहीं है कि वो अपने मुल्क को फीड कर सके मुकम्मल तौर पर, तो वो अफगानिस्तान कैसे आएगा, और अगर अफगानिस्तान आ भी जाए तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस वक्त अफगान ट्रांजिट ट्रेड अमली तौर पर बंद है। पाकिस्तान ने इसको अनाउंस नहीं किया, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉज है उसके मुताबिक पाकिस्तान अनाउंस नहीं कर सकता कि हम लैंडलॉक्ड कंट्री जो है उसके लिए हम ट्रांजिट ट्रेड, लेकिन अमलन बंद है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितने कंटेनर्स इस वक्त कराची एयरपोर्ट पे खड़े हैं वो वहां से ऑफलोड नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते कि आगे बॉर्डर्स बंद है। इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 6000 के करीब कंटेनर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाना है, लेकिन वो सड़कों के ऊपर खड़े हुए हैं, या फिर वो कराची की बंदरगाह के ऊपर खड़े हुए हैं, या फिर बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए हैं। तो 6000 कंटेनर्स के अंदर सामान है जिसका इस वक्त तखमीना लगाया जा रहा है वो $1 बिलियन का। तो $1 बिलियन कंटेनरों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, और उसका नुकसान जो है ज़ाहिर है अफगानिस्तान को हो रहा है, अफगान बिजनेसमैनों को हो रहा है। और उसके साथ साथ $600 मिलियन का क्योंकि ट्रेड अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए थी, यानी जो अफगान ताजर है वो $600 मिलियन का सामान पाकिस्तान हर साल भेजते हैं, तो वो तजारत भी रुक गई है। और स्पेशली जो फ्रूट्स की तजारत है वो इस वक्त तो अफगानिस्तान बड़ी बुरी हालत में है, क्योंकि उसका वाहिद जो जरिया था फ्रूट्स बेचने का वो पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर फ्रूट खरीदा नहीं जा रहा, और वहां से ज़ाहिर कोई कंटेनर्स पाकिस्तान के अंदर आ नहीं रहे, तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि $600 मिलियन जो है वो ऑलमोस्ट उनके ताजरों का इस वक्त गर्क हो गया, जिसको पंजाबी में कहा जा सकता है। तो अफगानिस्तान के ताजर इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है, अफगान गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है, क्योंकि अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी अमली तौर पर बंद है, गो उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। और साथ साथ पाकिस्तान ने कहा है कि जब तक अफगानिस्तान की तरफ से तहरीरी मुआहदा नहीं होगा इस तरफ से कोई बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। इसके साथ साथ एक शाहजेब खानजादा साहब की एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है। मुझे 2 दिन पहले एक दोस्त ने ये वीडियो भेजी थी और मैंने जब ये देखी तो बहुत अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल शाहजेब खानजादा साहब को यही कह सकते हैं कि जनाब अब आप हमारे क्लब में शामिल हो चुके हैं, और अब आप अपने इस जो म्यूजिक है उसको एंजॉय करना शुरू करें, क्योंकि जहां पे भी दुनिया में जाते हैं इस टाइप के करैक्टर अब पूरी दुनिया के अंदर फिर रहे हैं। और ये वो करैक्टर हैं जिन्होंने कभी टेलीविजन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कॉलम नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, और जिनसे अगर पूछा जाए कि जनाब आप ये बताएं कि इमरान खान साहब की मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ केस क्या है, या इमरान खान साहब जो हैं उनके दौर में कभी आप पाकिस्तान गए थे या नहीं गए थे, तो आप ये जान के हैरान होंगे कि इनको मैक्सिमम चीज़ों का नहीं पता होता। पिछले दिनों मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, तो यहाँ पे एक आदमी ने, एक दुकानदार है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की, और उसके बाद फिर मैं दूसरी तीसरी मरतबा उसके पास गया तो थोड़ा सा दोस्त बन गया। तो अब मैंने उससे पूछा कि भाई आप मुझसे नाराज़ क्यों हैं, तो उन्होंने एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा जी जो आपका प्रोग्राम था मैं देखता होता था, लेकिन जब आपने फौज की हमायत करनी शुरू कर दी तो मैंने आपका प्रोग्राम देखना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा प्रोग्राम था कौन सा। उन्होंने कहा जी जिसके शुरू में एक कार्टून चलता था। अब मैं हैरान हुआ कि मेरा जो प्रोग्राम था साबक उसके अंदर तो कोई कार्टून नहीं चलता था। तो मैंने जब सर्च की तो पता चला कि सोहेल वड़ाई साहब का जो प्रोग्राम है एक दिन जियो के साथ, उसके शुरू में वो कार्टून करैक्टर्स के जरिए उसका टाइटल बना हुआ है, तो मुझे सोहेल वड़ाई साहब समझ रहे थे वो। तो अब मैं इस चीज़ पर बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने उससे दोबारा जाके मुलाकात की, उनके साथ चाय पी, गपशप लगाई, और मैंने उनसे कहा कि एक तो वजह यह है कि आप मेरा जो फेस है किसी और के साथ रिलेट कर रहे हैं, और जिसके साथ रिलेट कर रहे हैं वो कभी पॉलिटिकल प्रोग्राम करते ही नहीं है, तो सोहेल वड़ाई साहब का भी कोई कसूर नहीं है। तो ये इस तरह के करैक्टर्स हैं जिनका काम ही यह है कि किसी जगह पे उनको पॉपुलर फेस मिल जाए तो बगैर तहकीक के वो तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसको फेसबुक के ऊपर डालते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि देखा मैंने क्या किया इस बंदे के साथ, और बाज़ औक़ात इन्हें नाम तक नहीं पता होता। तो अब जब भी आप बाहर जाएं तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बहुत सारे करैक्टर इस टाइप के फिर रहे होंगे, और ये वो करैक्टर हैं जो इंतहाई अफसोसनाक करैक्टर हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप इनकी एक तस्वीर बना लें, जैसे कि जनरल बाजवा साहब ने बनाई थी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने जब एक बंदे ने पेरिस के फ्रांस के अंदर उनके साथ बदतमीजी की थी तो उन्होंने उसकी तस्वीर बना के जब उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले की, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट के हवाले की, तो फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया था, उसे डिपोर्ट कर दिया था, और वो अफगानी था, ये भी ज़हन में रखें, वो पाकिस्तानी नहीं निकला। तो जब भी आपके साथ इस टाइप की बदतमीजी किसी जगह पे की जाए तो सबसे बेहतरीन तरीका ये कि उसकी तस्वीर बनाएं, और तस्वीर बना के पाकिस्तानी जो हुकाम है उनके हवाले भी करें, और जिस मुल्क का शहरी है वहाँ पे भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस आदमी ने मेरे साथ हरासमेंट की है। और इस टाइप का जो जुर्म है वो यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो ये कौन था, ये इसी टाइप का एक करैक्टर था जो चलते फिरते किसी जगह पे जहाँ पे इनको कोई बंदा नजर आ जाता है तो उसके साथ इस किस्म की हरकत करके अपने आप को बड़ा सेटिस्फाइड करते हैं। एक मरतबा हमारा ग्रुप जब गया हुआ था, और ये ग्रुप स्पेन गया हुआ था, और बार्सिलोना में हम एक जगह पे घूम रहे थे जहाँ पे ज़ाहिर हम 50 के करीब, बल्कि 60 के करीब लोग थे। तो वहाँ पे एक साहब आ गए और ग्रुप के लोगों को उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो अब तुम सब लोग जो है यूरोप की विजिट कर रहे हो, और तुम सब लोगों ने गवर्नमेंट से पैसा लिया हुआ है। तो जो हमारे लोग थे जो ज़ाहिर वो अपना पैसा खर्च करके आए हुए थे, वो गले पड़ गए उस बंदे के कि यार तू होता कौन है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये सब काबिल रहम है, इनके ऊपर सर तरस खाएं, इनके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका जहन काम नहीं करता।